नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यह दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का विकास इसके बारे में अध्ययन करेंगे। या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में जो नीतियां बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, उन नीतियों या अधिनियमों या एक्टों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में जो एक्ट बनाए गए थे, उन एक्टों में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उन एक्टों के बारे में अध्ययन किया गया। क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे क्या किया, अपना वर्चस्व भारत में स्थापित किया। तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने भारत में राज करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है शासन किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में अंग्रेज़ों ने 1773 से 1853 ईस्वी तक शासन किया। अब 1853 ईस्वी आते आते कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन ना करके अंग्रेज़ों को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में शासन करना पड़ा। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां तात्कालिक उत्पन्न हुई जो भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन के पीछे की वजह बनी, या भारत में ब्रिटिश क्राउन को अपने अधीन भारत का शासन लेना पड़ा। तो कुछ उन परिस्थितियों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश क्राउन का शासन लाया गया। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के लिए लाभदायक बाजार बनाने के लिए भारत से ज़्यादा कच्चा माल और संसाधन हासिल करने के लिए तथा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के लिए तथा इसके अलावा भारत में विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों को विभाजित रखने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने भारत में शासन करना प्रारंभ किया। और ब्रिटिश क्राउन ने यह शासन जो है 1858 से 1947 तक जारी रखा। 1858 से लगाकर 1947 तक इस शासनकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक एक्ट, अधिनियम, मिशन और प्रस्ताव बनाए गए। उन एक्ट, अधिनियम, मिशन और प्रस्तावों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन योजना जो है 1947। यह प्रमुख प्रावधान बनाए गए। अब बारी बारी से एक एक करके इन सारे एक्ट, अधिनियम और प्रस्तावों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अंग्रेज़ों को या ब्रिटेन की सरकार को भारत का शासन अपने हाथों में लेना पड़ा और 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1958 पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम बनाने का मुख्य कारण जो है 1958, भारत सरकार अधिनियम 1958 बनाने का मुख्य कारण जो है 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था। साथ ही इसके प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत में औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना था। तो इस प्रकार से 1858 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 जो है मुख्य रूप से
इसमें क्या बातें कही गई थी, तो इस कानून के द्वारा जो है भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में पढ़कर सुनाया था। इसके अलावा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव जो है ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो इस प्रकार से 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 में जो प्रावधान किए गए देख लेते हैं। इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंद कर दिया गया, बीओडी को निलंबित कर दिया गया तथा भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं फर्स्ट वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग बना। भारत के राज्य सचिव का पद जो है सृजित किया गया। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा मिंटो पार्क में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया। तो यह डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1858। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। और फर्स्ट राज्य सचिव जो है सर चार्ल्स वुड को बनाया गया। अगला जो अधिनियम है वह भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया? 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा भारत का फर्स्ट बजट पेश किया गया और इसी समय आयकर की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग ने आयकर की शुरुआत की। हम मुख्य रूप से भारतीय संविधान के इन वीडियो में या इन क्लासों में जो परीक्षा की दृष्टि से कंटेंट महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हर संविधान में बहुत सारे प्रावधान बनाए गए, उन प्रावधानों को जिक्र नहीं कर रहे हैं जो परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। उन समस्त प्रावधानों को हम जान रहे हैं। 1861 में भारतीय दंड संहिता बनाई गई। 1861 भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जो है संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और 213 में गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश के अगर टाइम की बात की जाए तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकता है, न्यूनतम 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकता है और अधिकतम 7.5 महीने का अध्यादेश हो सकता है। इसके अलावा 1861 के ही अधिनियम में भारत में 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया। 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बम्बई हाई कोर्ट का गठन किया गया। 1862 में पोर्टफोलियो आयोग द्वारा भारत में विभागीकरण किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो आयोग के गठन का सुझाव दिया और इसे विभागीकरण का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कैनिंग को विभागीकरण का जनक कहा जाता है। अब 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया। पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। 1892 के अधिनियम में पहली बार निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया और भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया 1909 में, जिसमें मार्ले जो हैं भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल जो है 1909 के अधिनियम में दिया गया तथा भारतीय मुसलमानों को विशेषाधिकार दिए गए। गांधी ने एक्ट के बारे में कहा इसने भारत का सर्वनाश कर दिया है या इसने भारत का सर्वनाश किया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1909 पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं 1909
भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कुछ प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों में जैसे इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। 1793 से भारत सचिव का खर्च जो है भारत के राजस्व से दिया जाता था और 1919 के सुधार अधिनियम के तहत भारत सचिव का खर्च जो है ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर न्यूनतम 8 कर दी गई तथा अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। इसके अलावा इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। तो द्विसदनात्मक विधायिका जो है केंद्र में सर्वप्रथम स्थापित की गई। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता जो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था। और 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में प्रारंभ कर दी गई थी। तो यह कुछ प्रावधान जो हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में थे। ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया 1919 से 35 तक। अंग्रेज अफसरों के वेतन पुनः जो है ब्रिटेन से दिए जाने लगे और भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा जो है दिया जाएगा। इस अधिनियम में कहा गया, इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की जांच के लिए निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग भेजा जाएगा। इसलिए 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया जिसे श्वेत आयोग कहा गया। इसमें 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे। भारतीयों की मांग थी कि एक सदस्य जो है भारतीय को रखा जाए। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या हुई। लाठीचार्ज जो है लॉर्ड स्कॉट ने करवाया था। मोहम्मद साफी ग्रुप, वी.आर. अम्बेडकर, यूनियन पार्टी, मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट को मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग कहा जाता है। 1919 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया और यही कारण है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू किया गया। इसके अलावा 1931 में जो है कराची अधिवेशन, सरदार पटेल अध्यक्ष थे। इसी में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। इससे मौलिक अधिकारों की गांधी ने मांग की। अब इसके बाद जो है 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम 1935 के क्या प्रावधान थे? तो भारत शासन अधिनियम से जो है 70% से ज़्यादा संविधान इसी से लिया गया 1935 के अधिनियम से। यहाँ से 14 भाग लिए गए, 10 अनुसूचियाँ ली गई और 321 अनुच्छेद लिए गए। भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और बाकी देसी रियासतें शामिल थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। द्वैध शासन कब लागू किया गया था प्रांतों में? तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है वह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में लागू किया गया था। तो 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई।
तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। आरबीआई की स्थापना भी 1935 में की गई। सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया 1935 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई और संघीय न्यायालय ने 1937 से कार्य प्रारंभ किया था। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत और संघ एवं प्रांतों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया, जिसमें संघ सूची में 59 विषय शामिल किए गए, प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल किए गए और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया। यह 1935 के कुछ प्रमुख प्रावधान थे और 1935 भारत शासन अधिनियम से संविधान का 70% से अधिक भाग लिया गया है। अब अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया। अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता लॉर्ड लिनलिथगो थे। 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। प्रमुख प्रावधान अगस्त प्रस्ताव के क्या थे? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, भारतीयों को अधिकार दिया जाएगा कि वे भारत का संविधान बनाएं तथा युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव का मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने विरोध किया था। क्रिप्स मिशन 1942, क्राउड शासन के अधिनियम क्रिप्स मिशन 1942 आया था। 1942 में ब्रिटिश के पीएम जो हैं विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। 23 मार्च 1942 को भारत में भेजा गया। 23 मार्च 1942 को भारत भेजा गया और 30 मार्च 1942 को दिल्ली क्रिप्स मिशन पहुंच गया था। नेतृत्वकर्ता जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स मिशन के नेतृत्वकर्ता में शामिल थे। कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकर्ता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। प्रस्ताव में क्या कहा गया? युद्ध के बाद संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा। प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान गठन की स्वतंत्रता दी जाएगी। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा ब्रिटिश सरकार करेगी और इसके अलावा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस ने इस अधिवेशन या इसे ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों ठुकरा दिया था? क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उनकी मांग को नामंजूर कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार के क्रिप्स मिशन 1942 को कांग्रेस ने इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि कांग्रेस का मानना था भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं को और अधिक बल दिया जा रहा है, तो इसलिए अपने अपने तर्क देकर मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया था। गांधी ने क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो किसने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा? गांधी जी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को। इसके अलावा पट्टाभी सीतारामैया ने अगस्त प्रस्ताव को का परिवर्तित रूप क्रिप्स मिशन को कहा था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पारित कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस कार्य समिति में पारित किया गया। मंजूरी दी गई तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी दी गई। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में, और कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम द्वारा की गई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी ने करो या मरो का नारा दिया गया और आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसके बाद 14 जून 1945 को बेबल योजना आई। बेबल योजना
में प्रमुख प्रावधान क्या थे? केंद्र में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य जो है भारतीय होंगे, तथा कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर होगी। ऐसा प्रावधान बेबल योजना में किया गया। शिमला समझौता हुआ, जो सम्मेलन क्या हुआ? विफल रहा। 15 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला सम्मेलन हुआ। स्थान शिमला में हुआ और कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। यह शिमला सम्मेलन जो है विफल रहा। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना 1946 बनाई गई। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा 14 मार्च 1946 को की गई थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के एटली थे। इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इटली द्वारा कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा की गई। इटली ने 3 सदस्यीय भारत मिशन भारत भेजा। 3 सदस्यीय भारत मिशन में स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। यह 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तथा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया तथा संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन में कुछ प्रावधान थे, उन प्रावधानों को हम लोग जानेंगे। क्या प्रावधान थे कैबिनेट मिशन में? भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें होंगी। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं शक्तियां प्रांतों में निहित होगी तथा संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति या देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था। तो इस प्रकार से संविधान सभा द्वारा जो है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। अब कुछ जो फैक्ट है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन फैक्टों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कई फैक्ट हैं तो सब फैक्टों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो 1858 अधिनियम के द्वारा कंपनी शासन का अंत हुआ था। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई थी? तो भारत मंत्री, भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय जो है भारत परिषद में शासन संचालन की शक्ति निहित की गई थी। भारत परिषद के सदस्यों 15 की नियुक्ति कौन करता था? तो 8 सदस्य जो है सम्राट द्वारा तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। भारत मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसद नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो भारत मामलों पर जो है 1858 के अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत के प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। और भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता वह भी कैनिंग को ही माना जाता है। और भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किसके अधिनियम को दृष्टिगत हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ था। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा 1892
92 अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा किया गया। और मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया, तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है, तो फूट डालो और राज करो नीति का पोषक अधिनियम जो है 1909 का अधिनियम है। भारत परिषद अधिनियम 1909 का अधिनियम है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। और किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, 1909 के अधिनियम में ही वायसराय को शामिल किया गया था। इसके अलावा भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया, तो 1909 के अधिनियम में भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी जो है भारत परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, केसी गुप्ता। प्रांतों के शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था, 1909 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई, तो 1909 के भारत परिषद एक्ट में। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। और प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, 1919 के अधिनियम में। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, तो लियोनिस कार्टिल जो है द्वैध शासन के जन्मदाता माने जाते हैं। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया, तो लियोनिस कार्टिल ने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किया। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया, 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था, सर अलेक्जेंडर मूडीमैन था। और केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया, 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सचिव था, उसकी परिषद का पदेन भारतीय राजस्व से दिया जाने भारत सचिव था, उसके परिषद का वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया, 1919 के अधिनियम से बंद कर दिया गया। और ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार 1919 के अधिनियम में दिया गया। और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया था, 1919 के अधिनियम में लागू किया गया। इसके अलावा भारत का कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तावना विहीन था। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ी गई। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था, 1935 के अधिनियम में। भारत में संघीय शासन क्यों नहीं स्थापित की जा सकी, क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थी। और भारत में केंद्र शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई, 1935 के अधिनियम द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, स्वायत्त शासन व्यवस्था स्थापित की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन किस रूप में किया गया, तो केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन 3 रूपों में किया गया, संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची या प्रांतीय सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 56 विषय शामिल किए गए। और फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय में कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी, तो प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकारिता प्राप्त थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया, 6 प्रांतों में स्थापित किया। भारत परिषद अधिनियम का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो भारत परिषद का अंत जो है 1935 के अधिनियम से किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा, या अनेक वृक्कों वाली इंजन रहित गाड़ी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और भारत
शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल किया गया? आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों एवं सिखों को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? 1942 के क्रिप्स मिशन में किया गया। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग था, संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए क्रिप्स मिशन को मुसलमानों ने अस्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। और संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किया जाने का प्रावधान था? 10 लाख की संख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन था? सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई तो 389 सदस्यों की संख्या नियुक्त की गई। और ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। और प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया? प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया था। का में 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत, खा में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत और समूह ग में असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल क्षेत्र शामिल किया गया था। इसी प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई अंतरिम सरकार के गृह मंत्री थे। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया? जोगेंद्र नाथ मंडल को लीग द्वारा नामित विधि मंत्री बनाया गया था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। क्या अम्बेडकर तथा अबुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया? नहीं। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो एम एन राय ने किया था। और भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति पर भारत में संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव लड़ा गया? 296 स्थानों के लिए चुनाव लड़ा गया था। और संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें मिली? तो 208 सीटों में मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। और आगे का प्रश्न है, किस योजना द्वारा भारत में पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? माउंटबेटन योजना द्वारा भारत में पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया। जून 1948 में 48 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लेमेंट एटली द्वारा की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुआ था। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है सबसे लास्ट वाला। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी के दूसरी क्लास के बारे में अध्ययन किया। इस क्लास में हम लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन कैसे चलाया गया और 1848 से लगाकर 1947 के ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में क्या क्या प्रावधान किए गए, इन प्रावधानों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।